हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सीबीएसई विद शर्मा। और आज हम इस वीडियो में नया टॉपिक करेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट सेकंड का वीडियो कंप्लीट किया था। उसमें कई सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक हमारा था वैक्सीन, जिसे हम टीका कहते हैं। अगर आपने पार्ट सेकंड का वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो में यही टॉपिक करेंगे, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। और एक दो और टॉपिक हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो हर बार की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फिर हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और समझेंगे भी। तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, यहाँ मिट्टी आपको पता ही मिट्टी क्या होता है। और उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊपन। जो हम खेत में कोई भी चीज़ उपजाऊ करते हैं, में प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपजाऊपन कहते हैं। और वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना, वो बढ़ रहा है। बुक कहाँ तो है। तो टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कैसे उपजाऊपन होता है। तो लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। इस कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ वो नीले और हरे शैवाल, जैसे चित्र 2.7 में देख सकते हैं, जो हरे कलर का है, नीले हरे शैवाल, ये नाइट्रोजन स्थितीकरण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि शैवाल किसे कहते हैं, जो पानी में होता है। जहाँ कहीं भी अगर पानी हो, नदी हो, तालाब हो, कहीं भी इसमें हरा कलर का या नीला कलर का इसमें आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं ऐसे जो नीले हरे शैवाल होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मतलब होता है कि जितने वायुमंडल, हम किस मंडल में रहते हैं, वायुमंडल में रहते हैं, इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसको स्थितीकरण करता है, कंट्रोल करता है। तो कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो नीले हरे शैवाल हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थितीकरण करते हैं। अब जिस प्रकार से मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, वो रात को नाइट्रोजन मिट्टी से ट्रांसफ़र करके पौधों तक पहुंचाया जाता है। वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी जानकारी उसमें नहीं जाननी है, आप 10th क्लास में पढ़ोगे। तो इसमें हम यही पढ़ेंगे जो कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे नीले हरे शैवाल, जो अब स्क्रीन पे हम देख पा रहे होंगे कि शैवाल किस टाइप से होता है, पौधे तालाब में, नदियों में किस तरीके से पाया जाता है हरे कलर का, वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरीके का शैवाल होता है, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थितीकरण करता है। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। इस प्रकार जो मरा हुआ जो मृदा होता है, मृदा का मतलब यहाँ पे मिट्टी है। जैसे मैंने को बताया था कि मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या होता है, संवर्धन होता है, वो बढ़ता रहता है। अब जैसे हमें पेड़ में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, उसके बदले वो क्या करता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं कि रात को वो नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जितने नाइट्रोजन है, वो मिट्टी में आता है, मिट्टी से वो फिर पौधों में पहुंचता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या होता है, संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। उर्वरता का क्या मतलब है, यहाँ पे जो उपजाऊपन है, जब हम मिट्टी में फसल लगाते हैं, बीज डालते हैं, तो पहले मिट्टी में क्या करते हैं, खाद डालते हैं, सब कुछ उसमें मैन्योर, उसमें पोषण होना उसमें बहुत ज़रूरी है, तब जाके पौधा जो है वो वृद्धि करती है। तो वही कह रहा है कि उसकी उर्वरता, मिट्टी की जो उर्वरता है, उसमें उपजाऊपन में क्या होती है, वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण किसे कहते हैं, तो ये लिखेंगे इसका आंसर। कुछ जीवाणु
नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थितीकरण करते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन, साथ ही साथ मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन भी किया जाता है, जिससे उसकी उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थितीकरण। तो हमने ये टॉपिक देखा कि इसे मिट्टी में कैसे उपजाऊपन होता है, कैसे वृद्धिकरण होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, पर्यावरण का शुद्धिकरण। अब जिस प्रकार से जैसे हमने पार्ट सेकंड में भी डिस्कस किया था कि जो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। किस प्रकार से शुद्ध करता है, इसमें भी फिर से डिस्कस करते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण को भी शुद्ध करने में सहायता करता है। तो इसको डिस्कस करते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरों विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हम चीज़ खाते हैं, जैसे सब्जी हो गई, केला हो गया, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हम खाते हैं, जो उसका छिलका होता है, कोई चीज़ होता है, उसमें क्या करते हैं, जाकर डायरेक्ट खेत में फेंक देते हैं, जिसे खाद के रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसे भी चीज़ होते हैं जहाँ पे एक साथ जो फल की पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, जो भी हैं, छिलके हैं, उसको एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में इसलिए डालते हैं क्योंकि सड़ जाए, सड़ के फिर जो पौधे, जो छिलके में पोषण है वो मिट्टी को मिल सके। और मिट्टी में अगर पोषण रहेगा तो पौधा क्या होगा, वृद्धि होगी पौधे में। ठीक वही कह रहा है कि जब हम फल सब्जियां या पत्तियों बगीचों से कोई कचरा निकालते हैं, उसके एकत्र करते हैं, एकत्र का मतलब इकट्ठा करते हैं, और उसको एक छोटे से गड्ढे में डाल के उसे ढक दे, उसके छोटे से गड्ढे में डाल के छोड़ देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा तो जितने भी पोषण इस फल सब्जियों के पत्तियों में है, वो सबका सब पोषण किससे मिलेगा, मिट्टी को मिलेगा। फिर मिट्टी किससे पोषण देगा, पौधों को देगा। इसका विघटन होने के बाद खाद में परिवर्तित हो गया। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो सड़ा हुआ चीज़ें होती हैं, कचरा होती हैं, फल सब्जी, वो किस प्रकार से डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के बाद किस प्रकार से पौधों को वो देता है। ठीक यहीं पे बताया गया कि जो भी चीज़ हम कचरा इकट्ठा करते हैं फिर उसे मिट्टी में डालते हैं, जो उसका जो प्रोसेस होता है, सड़ता है, सड़ने के बाद पौधों को पोषण देता है, इसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं विघटन होता है, विघटन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि किस प्रकार से डिकम्पोज होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी क्रियाकलाप 2.5 में दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। आप घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही अवेलेबल होता है। तो किस प्रकार से एक्टिविटी को कर सकते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। हम दो गमले लेने हैं। एक गमले का नाम ए दे देते हैं, दूसरे गमले का नाम बी दे देते हैं। ए गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए। मतलब पौधे का कचरा कहने का मतलब है कि जो पौधों के जो पत्तियां हैं, टहनियाँ हैं, सब्जी हैं, जो छिलके हैं किसी भी चीज़ के, उसको एक गमले में भर दीजिए। और बी गमले में प्लास्टिक हो गया, शीशा हो गया, किसी भी चीज़ का पॉलीथीन हो गया, अब उसमें बी भर दीजिए। ए वाले गमले में पौधे के छिलके जो भी हैं वो, और बी वाले गमले में प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशे के टुकड़े, ये भर दीजिए। और हमें 3-4 सप्ताह बाद उसे हमें देखना है कि उसमें क्या बदलाव आया है। अब क्या बदलाव आया है आगे देखते हैं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। क्या अंतर दिखाई देगा? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया है। मतलब जो गमले ए में जो हमने नेचुरल जो हमने दिया था, नेचुरल डिकम्पोज, जैसे कि केला का छिलका, ये गल सकता है, सड़ सकता है, तो ये पूरा अपघटन हो गया, पूरी तरह से ये क्या हो गया, सड़ गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया गया है।
जैसे कि आपने देखा होगा घर के आस पड़ोस में जो कचरा जहाँ पे फेंका जाता है वहाँ पे बैक्टीरिया, कीड़े उड़ रहे होते हैं, वो क्या, वो फंगी है। फंगी ही, उसे हम फंगी कहते हैं। फंगी उस कचरे को डिकम्पोज कर देता है, उसे सड़ा देता है, गला देता है। यहाँ पे वही बताया गया किस प्रकार से जो पादप है, वो छिलका है, साग सब्जियाँ हैं, वो किस प्रकार से सड़ गया, वो गल कैसे गया। वो इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीव जैसे फंगी हो गया, उसमें बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया पनपेगा उसमें, आके उसको क्या करेगा, उसे सड़ा देगा, गल जाएगा धीरे धीरे। उससे फिर गलने के बाद मिट्टी को क्या प्रोवाइड करेगा, वो पोषण प्रोवाइड करेगा, वो खाद में बदल दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हमने गमले में एक पौधा लगाया है, ठीक है, अगर हम उसमें खाद नहीं डालना चाहते बाहर से खरीद के, उसमें हम छिलके, साग सब्जियों जो भी हमें मिलता है घर में नेचुरल, वो अगर हम मिट्टी में डाल देंगे तो भी एक खाद की काम करेगा। उस धीरे धीरे सड़ जाएगा, सड़ने के बाद मिट्टी में ही मिल जाएगा, मिट्टी में पोषण मिलेगा, पोषण जो मिट्टी किसको देगा, पौधों को ही देगा। तो यही कहा गया है कि पौधों जो दोबारा उन्हें पुनः उपयोग, दोबारा उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी, अब गमला ए में हमने नेचुरल जो हमने छिलके होते वो हमने डाला, वो अपघटन हो गया, पूरी तरह से सड़ गया। लेकिन गमले बी में क्या हुआ, गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो सड़ नहीं सकते, कभी गल नहीं सकते। जैसे प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक को 10,000 साल 20,000 साल ऐसे भी छोड़ देंगे मिट्टी के अंदर डाल को, कभी नहीं अपघटन होगा, कभी नहीं वो सड़ेगा। लेकिन अगर हम केले का छिलका, साग, जितनी भी सब्जियां हैं, फल सब्जियां हैं, अगर उन्हें हम 10 दिन के लिए भी छोड़ दे, 20 दिन के लिए भी छोड़ दे, पूरी तरह से अपघटन हो जाएगा, पूरी तरह से वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक, खाली बोतलें, कांच की खाली बोतलें, कभी खिलौने, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें, कभी नहीं अपघटन होगी, कभी नहीं वो सड़ेगी। ठीक है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, सड़ने के बाद वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जितने भी हानिकारक हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थ हैं, उन्हें हम मिट्टी में डाल के उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं, अपघटन करके हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। जितने पर्यावरण में जो हानिकारक है हो रहा है, शुद्धिकरण नहीं है, उन्हें हम एक साथ इकट्ठा करके मिट्टी में डाल के हम पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। आगे दिया गया है 2.4 हानिकारक सूक्ष्मजीव। हमने यहाँ पढ़ा पर्यावरण का शुद्धिकरण। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो पर्यावरण को सहायता करता है शुद्धिकरण करने में, लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्मजीव हैं जो हानिकारक होता है। किस प्रकार से हानिकारक होता है, इसको हम लाइन बाय लाइन इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्मजीव मैंने पढ़ा कि कुछ लाभदायक भी है, कुछ हानिकारक भी है। लाभदायक जिस प्रकार है हमने पढ़ लिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। किस प्रकार से हानिकारक है? कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मनुष्य, जंतु मतलब जानवर और पौधों में क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजीज उत्पन्न करता है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें बुखार आ जाती है तो क्या है, रोगी तो है। तो किसके वजह से रोग आया है, हमें किसके वजह से बुखार आया? सूक्ष्मजीव की वजह से बुखार आया। हम दूसरे के किसी के कांटेक्ट में आ गए हम, और हमें वो सूक्ष्मजीव हमारे अंदर आ गया और हमें क्या हो गया, रोग हो गया। तो उससे हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव जिससे हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। रोगाणु को हम क्या कहते हैं, रोगजनक भी कहते हैं।
एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, रोगाणु या रोगजनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, कुछ सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मनुष्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? संदूषित कर देते हैं। कई भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, चमड़े हो गए, उसको क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं वो। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। हमने वहाँ पढ़ा सूक्ष्मजीव और किस किस को यह हानिकारक करता है। अब किस प्रकार से मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव अट्रैक्ट होता है? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, अब जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि हानिकारक तो है हमारे लिए सूक्ष्मजीव, मनुष्य के लिए, जंतुओं के लिए, पौधों के लिए। अब मनुष्य को किस प्रकार से बीमारी होती है, किस प्रकार से सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो उसका पहला मुख्य टॉपिक है मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव। में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हमें कोई बैक्टीरिया होता है तो किस प्रकार से होता है हमारे शरीर में, वो अंदर पहुंचा कैसे, हम दूसरे के कांटेक्ट में आए, किस प्रकार से गए अंदर? तो यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, जब हम सांस लेते तो उस सांस के माध्यम से भी, हमारे नाकों के माध्यम से बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम सूक्ष्मजीव कहते हैं, वो एंटर करता है। जैसे कि हाल फिलहाल में भी कोविड को हमने देखा, हम मास्क क्यों लगाते हैं? लगाते भी हैं, अभी भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो वायुमंडल में जो भी बैक्टीरिया है, सूक्ष्मजीव है, वो हमारे नाकों के द्वारा प्रवेश ना कर सके, इसलिए हम उसको मास्क से अपने नाक को ढक के रखते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया हमारे नाकों के थ्रू अंदर हमारे बॉडी में एंटर ना करे। दूसरा है पेयजल। पेयजल का मतलब होता है कि पानी, जब हम पानी पीते हैं, पेयजल, पानी के माध्यम से भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया एंटर करते हैं। पानी के माध्यम से कैसे है? अब ये पूछोगे सर हम अभी पानी पीते हैं घर में, उसमें भी बैक्टीरिया है? ज़रूर है, बिल्कुल है। क्यों? अगर हम कहीं गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? गंदा पानी पिएंगे, उसमें पहले से सूक्ष्मजीव है, वो हमारे शरीर में एंटर करेगा और हमें बीमार कर देगा। तो हमें हमेशा साफ और स्वच्छ पानी पीना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए हमें, और हमें साफ पानी पीना चाहिए। ऐसा होता है कि पानी को साफ़ करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ आती हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, जिसे हम पानी में डाल के पानी को प्यूरीफाई कर सकते हैं। हमें पानी को हमेशा क्या करके पीना चाहिए? प्यूरीफाई करके पीना चाहिए, ना कि हमें गंदा पानी पीना चाहिए। तीसरा है भोजन द्वारा। जब हम भोजन खाते हैं तो जब हम कोई चीज़ पकाते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ख़राब है, तो उससे क्या है, हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव तो एंटर करेगा। उससे पहले हमें क्या कहते हैं, रूल भी है कि हाँ, खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हाथ में अगर हम कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेल के आते हैं, अगर खेल के ही आते हैं तो हाथ में कितने सारे बैक्टीरिया होंगे। अगर वही उसी हाथ से अगर हम खाना खा लेंगे तो वही बैक्टीरिया, जो बाहर की बैक्टीरिया, जिस चीज़ को हम छू के आ रहे हैं बाहर से, वो हमारे शरीर में अंदर चला जाएगा और हमें बीमार कर देगा। इसीलिए हमें साबुन से, किसी भी चीज़ से हमें हाथ धो लेना चाहिए। धोने से क्या होता है, बैक्टीरिया हाथ में नहीं रहती, फिर हम उस खाने को अच्छे से खा सकते हैं, फिर हम बीमार नहीं पड़ सकते। यही ये कहा गया कि मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव 3 तरीके से हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव प्रवेश करता है। पहला, पेयजल, श्वास द्वारा, जब हम सांस लेते हैं, पेयजल जो पीने की पानी है उसके माध्यम से, और तीसरा खाने के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आगे, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। जैसे कि संक्रमित व्यक्ति, अब ऐसे कोविड से कोई अगर व्यक्ति संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, अगर हम उसके पास जाएंगे तो उसके शरीर में जो इन्फेक्टेड वायरस है, बैक्टीरिया, वो हमारे शरीर पे भी अटैक कर सकता है। इसलिए कोविड के टाइम पे क्या है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था कि दूरी बरतनी चाहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज की दूरी क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बैक्टीरिया है तो हमारे शरीर में
अगर हम उसके पास जाएंगे तो उसके शरीर के जो बैक्टीरिया वो हमें भी हार्मफुल इफेक्ट करेगी, हमारे ऊपर भी अटैक करेगी और हमारे शरीर में क्या होगी, एंटर कर जाएगी। वही बोला गया, संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के जानवर के सीधे संपर्क में आने पर भी हमें क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते उसे क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। किसे कहते हैं संचरणीय रोग? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जो सूक्ष्मजीवों द्वारा, ऐसे रोग जो सूक्ष्मजीवों द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में एंटर करते हैं। किस प्रकार से एंटर करते हैं अपने ऊपर भी पढ़ा। 3 तरीके से एंटर करता है, वायु जिसे श्वास कहते हैं, जल और भोजन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, संचरणीय रोग उसे कहते हैं ऐसे रोग जो सूक्ष्मजीवों द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एंटर करता है, उससे हम क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। अब किस प्रकार से एंटर करता है? 3 तरीके से एंटर करता है, हवा जिसे हम वायु कहते हैं, जल, पेयजल, वही पेयजल और जल एक ही है, और भोजन। इन 3 तरीकों से हमारे शरीर में एंटर करता है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे संचरणीय रोग का एग्जाम्पल भी है, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। सर्दी जुकाम तो नॉर्मल है, अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर हमारे किसी फ्रेंड्स को सर्दी जुकाम है, अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे वो खांसेगा। हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि अगर कोई खांस रहा है तो उतना सेफ्टी नहीं रखता, तो क्या होता है, उससे हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। उसके मुंह से जितनी बैक्टीरिया निकल रही है वो हमारे शरीर पे भी क्या हो सकती है, अटैक कर सकती है। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि किस प्रकार से मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया जो है वो एंटर करते हैं, 3 माध्यमों से करते हैं। इंपॉर्टेंट है, श्वास से, जल से और भोजन से हमारे शरीर में रोगकारक बैक्टीरिया एंटर करता है। आगे सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर किसी को जुकाम है, खांसी है, और जब वो व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो हमेशा अपने मुंह पे रुमाल या किसी टिश्यू पेपर ढक के छींकना चाहिए उसे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके शरीर से जब भी आप छींकते हैं तो आप ज़रूर आपने अपना हाथ नाक पे रखा ही होगा, तो जब आप हाथ को देखें तो उसमें छोटे छोटे से बूंद बूंद से आपको क्या दिखेगा, हजारों सूक्ष्म जीव, वही बैक्टीरिया जो है वो लाखों के तादाद में, लाखों की संख्या में हमारे नाक से या मुंह से निकलता है। अगर हम खुली हवा में ऐसे जब हम छींकेंगे, अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ बैठा है तो जब हम छींकेंगे तो बैक्टीरिया क्या है, हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा। जब वो सामने वाला व्यक्ति अगर वो श्वसन कर रहा है, सांस ले रहा है, तो हवा के माध्यम से उसका शरीर में भी वो प्रवेश कर जाएगा। तो आपने समझा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है। किस चीज़ से एंटर करता है? हवा के कांटेक्ट के माध्यम से करता है। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? यहाँ पे हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। अगर हमें ये सेफ्टी ज़रूर हमें अप्लाई करना चाहिए डेली लाइफ में। जैसे कोविड के टाइम पे हम मास्क लगाते हैं, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है, छींक रहा है, तो हमने पहले ही अपने फेस को प्रोटेक्ट कर रखा है मास्क से, हमारे बॉडी में वो एंटर नहीं करेगा। आगे थर्ड पैराग्राफ, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। ओ माय गॉड, इतना लगा कि जैसे मनुष्य में किस तरीके से सूक्ष्म जीव एंटर करता है, लेकिन कुछ कीट होता है और जंतु हैं ऐसे भी हैं जिससे हमें रोग होता है, वो रोग कारक है, उसे रोगवाहक का कार्य करते हैं। अब किस प्रकार से कीट और जंतु के द्वारा भी हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव एंटर कर सकता है। जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। अब हर किसी के घर में मक्खियाँ तो होती ही है,
इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं, डेटॉल या कई अन्य ऐसे भी सुविधाएं उपलब्ध है जिसका हम यूज़ करके कीट को हम अपने घर से हटा सकते हैं। लेकिन अब किस प्रकार से हम मक्खियों के द्वारा भी हम बीमार पड़ सकते हैं। अब किस प्रकार से, जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले बुक में हमें एनसीईआरटी में दिया गया है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। रोगवाहक जो हमें जंतुओं से और कीटों से हमें रोग कारक होता है उसे हम क्या कहते हैं, रोगवाहक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है घरेलू मक्खी। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। मतलब एक एक लाइन का मतलब समझते जाते हैं। जो मक्खी होती है घर में, वो कूड़े पे या जंतुओं के अपशिष्ट पर जो डिकम्पोज कोई चीज़ है वहाँ से वो बैठ के हमारे घर में प्रवेश करती है, हमारे घर में आ जाती है। अब हमें पता थोड़ी है कि वो कहाँ से आ रही है। मक्खी कहीं से भी आ सकती है, किसी कूड़े पे बैठी होगी या कहीं अपशिष्ट पदार्थ पे बैठी होगी, हमारे घर में आ जाती है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। अब जो जहाँ से भी बैठ के आ रही है, जैसे कूड़े से, अब कूड़े पे कितने सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, उसके टांगों में चिपक जाते हैं। उससे रोगाणु क्या होता है, उसके टांगों से चिपक जाते हैं। देख रहे तू, जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, अब मक्खी बाहर से आई, अब वो कहाँ से बैठ गई हमें पता नहीं, चाहे कहीं वो अपशिष्ट पदार्थ पे बैठ के आ रही है या कूड़े पे बैठ के आ रही है, जब वो बैठ के आ रही है तो उसके टांगों में रोगाणु चिपक जाते हैं। अब उसके टांगों में रोगाणु चिपके पड़े, अब हमारे घर में आ गई। अब हमारे घर में जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है, अगर घर में ऐसे अगर खुला है, अगर भोजन को ढक के नहीं रखते तो क्या होगा, नॉर्मल है, वो भोजन पे आके बैठ जाएगी। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अब मक्खी के टांगों में किस प्रकार की बैक्टीरिया वो हम नहीं जानते, वो कहाँ से बैठ के आ रही है। अगर वो बिना ढके हुए भोजन पे आके बैठेगी, अब बैठेगी, उसके टांगों में जितने भी रोगाणु हैं वो खाने में चला जाएगा। अब वही खाना अगर कोई व्यक्ति खाएगा, मनुष्य खाएगा, तो बीमार होने का उसका 100% पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो बीमार हो जाएगा। तो अंततः यही सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक कर ही रखा जाए। घर में भी क्यों कहते हैं भोजन को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि मक्खी कहाँ से, कोई मक्खी चाहे कॉकरोच भी हो, वो कहीं से भी आ सकती है, खाने में आके खाने को दूषित कर सकते हैं, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो यही सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। इसे क्या कहते हैं, मादा एनोफ्लीज मच्छर कहते हैं। जैसे चित्र 2.8 में यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो मक्खी तो एक हमारा मेन उदाहरण है कि जिससे हमें बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन मच्छर भी कम नहीं है, मच्छर से भी हम बीमार हो सकते हैं। किस प्रकार, मादा एनोफ्लीज चित्र 2.8 मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। मच्छर से हमें क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है, डेंगू होता है, मच्छर से ही होता है। तो मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। अगर पेपर में आता है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो कौन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 लाइन दिया गया है, इसको याद जरूर कर ले। आपको टेक्स्ट भी शो हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट है क्या, अगर हमें पूछा जाए एग्जाम में मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो मच्छर, ठीक है। अगर हमें ये पूछा जाए डेंगू के वायरस का वाहक कौन है, तो मादा एडिस मच्छर, ठीक है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर पूछा जाए मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो मच्छर। अगर डेंगू वायरस का वाहक कौन है, तो मादा एडिस मच्छर। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। हमने आसपास में सुना ही होगा किसी को डेंगू हो गया, अब किस प्रकार हो गया, मच्छर मादा एडिस मच्छर के काटने से उसे क्या हो गया, डेंगू हो गया। मलेरिया हो गया तो किस प्रकार हो गया, मच्छर के काटने पे मलेरिया हो गया। अब हम इस पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इस पर नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं। ओह माय, यहाँ एक बूझो पहेली कह रही है,
अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। अब जहाँ पानी एकत्रित होगा वहाँ मच्छर फैलेगा, मच्छर होगा तो मलेरिया होगा, मलेरिया होगा तो डेंगू भी होगा। नॉर्मली ये जहाँ पानी एकत्रित होगा मच्छर यहाँ पनपेगा ही। अगर मच्छर पनपता है तो हम बीमार हो सकते हैं, मलेरिया फैल सकता है, डेंगू फैल सकता है। इसीलिए हमें अध्यापक कहते हैं कहीं भी हमें पानी को एकत्रित नहीं होना देना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, टायर में भी, कहीं कहीं भी हमें पानी एकत्रित नहीं करना है। तो आगे लिखा हुआ है सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मच्छर कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जल से उत्पन्न होते हैं। तभी तो कहते हैं पानी को हमें कहीं एकत्रित नहीं करना चाहिए। उससे क्या उत्पन्न होता है? मच्छर उत्पन्न होता है। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, हमें उसे बहा देना चाहिए, हमें यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन हमें पानी को कहीं रुका हुआ नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र ना होने दे। जैसे एग्जांपल है कूलर। अब कूलर को हम साफ़ सफाई नहीं करते, उसमें पानी छोड़ देते हैं। कूलर यूज़ नहीं कर रहे उसको हम छोड़ देते हैं, महीने पानी याद आया तो पानी निकालते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। अगर हम पानी को ऐसे छोड़ देंगे तो उसमें क्या होगा? मच्छर पनपेगा, मच्छर आ जाएगा, उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, मलेरिया हो जाएगा। अंततः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। अगर हम अपने आसपास जिस हम एरिया में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे हम अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं, पानी को कहीं इकट्ठा ना करें, तो हम क्या रह सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं और मच्छर कभी पैदा हो ही नहीं सकता। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। इसमें कई सारे तरीके के मलेरिया को रोक सकते हैं। पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देंगे, और भी अन्य तरीका है जिससे हम अपनाकर बीमारियों से बच सकते हैं। और ये जो टेबल दिया गया है मनुष्यों में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो मच्छर का जो टॉपिक है, ये 2-3 लाइन और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। तो इन सब टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सारणी 2.1 को डिस्कस करेंगे और कई अन्य टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे।